हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। जैसा कि आप अवगत होंगे, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो आज है 12 जनवरी और हम आज 11 और 12 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं आज यानी कि 11 और 12 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। चलिए साथियों, प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? आपका ऑप्शन ए है केरला, आपका ऑप्शन बी है पंजाब, सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु, डी ऑप्शन आपका उड़ीसा। तो निम्न में से कौन सा राज्य जो पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो साथियों वो है अपना केरल। ठीक है, केरल राज्य पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। जानते हैं थोड़ा सा विस्तार से किसके विषय में? केरल के विषय में। केरल पूर्ण रूप से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है। कौन सा? केरल। ठीक है, केरल के विषय में और थोड़ा सा हम विस्तार से जानेंगे कि केरल में और क्या क्या नई घटनाएं हुई हैं। सबसे पहले तो जानेंगे केरल के सीएम। केरल के सीएम कौन है साथियों? केरल के सीएम है पी विजयन। कौन है केरल के सीएम? पी विजयन। मैं यहाँ व्हाइट कलर ले लेता हूं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, बस मैं इरेज कर देता हूं और यहां मैं व्हाइट कलर ले लेता हूं। पी विजयन। पी विजयन कौन है? केरल के सीएम। केरल के सीएम कौन है साथियों? पी विजयन। और आपको पता होगा अभी केरल में हाल ही में केरल में क्या हुआ है? पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से साक्षर एक ग्राम पंचायत बनी है। पूर्ण रूप से साक्षर, उसका नाम क्या है साथियों? पल्लमपुरा। क्या नाम है साथियों? पल्लमपुरा। पल्लमपुरा क्या बनी है? पूर्ण रूप से साक्षर ग्राम पंचायत। ठीक है, पूर्ण रूप से साक्षर ग्राम पंचायत पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण रूप से साक्षर ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? पल्लमपुरा। पल्लमपुरा। ठीक है साथियों, कहां की है ये? केरल की है। कहां की है ये? केरल की है। अच्छा, एक चीज और, अभी केरल में क्या हुआ है? पहला पाम लीफ संग्रहालय क्या बना है साथियों? पहला पाम लीफ संग्रहालय बना है। पाम लीफ संग्रहालय मतलब नारियल के पत्तों का एक संग्रहालय, जिसमें नारियल के पत्तों द्वारा, पाम की पत्तियों द्वारा, पाम की लीफ द्वारा 189 लगभग के 189 पांडुलिपियां वहां पर उस संग्रहालय में रखी जाएंगी। तो पाम लीफ संग्रहालय, पाम मतलब नारियल का पेड़। पाम लीफ संग्रहालय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला संग्रहालय ऐसा खुला है। पाम लीफ संग्रहालय कहां खुला है साथियों? ये भी कहां खुला है? ये भी केरल में खुला है। कहां खुला है? ये भी केरल में खुला है। पाम लीफ संग्रहालय। ठीक है साथियों, पाम लीफ संग्रहालय। फुल्ली डिजिटल बैंकिंग वाला कौन सा राज्य बन गया है? केरल। और ये पल्लमपुरा क्या है? पूर्ण रूप से साक्षर पंचायत। पूर्ण रूप से साक्षर पंचायत भारत की, यह है भारत की। ये कौन सी कहां की साथियों? ये भारत की है। ठीक है, भारत की पूर्ण रूप से साक्षर ग्राम पंचायत पल्लमपुरा, केरल। पाम लीफ संग्रहालय, पाम लीफ मतलब नारियल के पत्तों, नारियल की जो टहनियां होती हैं, है ना, उसका संग्रहालय, मतलब उसकी टहनियों, उसकी पत्तियों द्वारा बनाई गई लगभग के 189 पांडुलिपियां इस संग्रहालय में रखी जाएंगी। कहां पर? केरल में। क्लियर हुआ साथियों? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? आपका ऑप्शन ए 14 सितंबर, आपका ऑप्शन बी 8 जनवरी, आपका ऑप्शन सी 9 जनवरी या आपका ऑप्शन डी 10 जनवरी। तो साथियों आपको पता होगा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है 10 जनवरी को। ठीक है, कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम, तो साथियों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है साथियों? यह मनाया गया है 10 जनवरी को। अगर मैं बात करूं सर्वप्रथम, तो साथियों यह मनाया गया था 2006 में। कब मनाया गया था? 2006 में। अगर मैं बात करूं साथियों सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम ये 2006 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2006 में ये सर्वप्रथम मनाया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? अगर मैं साथियों इसके उद्देश्य की बात करूं,
तो विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, इसके हिंदी के विषय में जागरूकता फैलाना। ठीक है साथियों, इसकी अगर मैं उद्देश्य की बात करूं तो विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार, विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार और जागरूकता को बढ़ावा देना, हिंदी के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना। किसका उद्देश्य? विश्व हिंदी दिवस का 10 जनवरी को हम मनाते हैं। साथियों हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है। अगर मैं बात करूं हिंदी दिवस, तो साथियों हम मनाते हैं हिंदी दिवस 14 सितंबर को। 14 सितंबर को अगर मैं बात करूं साथियों हिंदी दिवस, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम मनाते हैं साथियों 14 सितंबर को। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अगर मैं साथियों एक चीज, हाँ हिंदी दिवस हो गया क्लियर, कब मनाते हैं? हाँ एक चीज हो, अभी हाल ही में फरवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए जा रहे हैं। विश्व हिंदी दिवस की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। वो कहाँ किया जाएगा? फरवरी 2023 में, यानी कि आने वाले अगले महीने में, फरवरी 2023 में विश्व हिंदी दिवस प्रतियोगिता, यह विश्व हिंदी दिवस एक सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, कहाँ आयोजित होगा साथियों? तो ये आयोजित होगा फिजी में। कहाँ आयोजित होगा साथियों? ये आयोजित होगा कहाँ? फिजी में। ठीक है, फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सूबा, और फिजी की करेंसी है फिजियन डॉलर। फिजी की कैपिटल क्या है साथियों? सूबा, और फिजी जो कंट्री है उसकी करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। क्लियर हुआ? मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिख दी हैं, यही विशेषता है इस करंट अफेयर सेशन की। ठीक है, स्टैटिक जीके भी साथ साथ होता रहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, एक मेमोरेंडम ऑफ ऑफिशियल MOU साइन किया है? तो निम्न में से वो कौन सा देश है जो राजनयिकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा? पहला ऑप्शन है आपका पनामा, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन दक्षिण कोरिया, ये चौथा ऑप्शन है साथियों मलेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पनामा। कौन सा आंसर हो गया इसका सही? पनामा। कृपा कहां रुकी थी? पनामा पर। कृपा कहां रुकी थी? पनामा पर। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बात करेंगे थोड़ा सा किसके विषय में? पनामा के विषय में। ये है पनामा। तो सबसे पहले तो मैप में हमें पता होना चाहिए कि वेयर इज पनामा, पनामा कहां है। देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। साथियों ये क्या है आपका? नॉर्थ अमेरिका। और इसके नीचे क्या है? दक्षिण अमेरिका। ये जो कैनाल है ये कैसी कैनाल है? आर्टिफिशियल कैनाल है, ये आपको पता होना चाहिए। पनामा कैनाल, अगर मैं बात करूं साथियों पनामा कैनाल की या पनामा नहर की, तो ये कैसी नहर है? कृत्रिम नहर है। ये कैसी नहर है? कृत्रिम नहर है। कैसी नहर है साथियों? ये कृत्रिम नहर है। और ये सबसे पहले ये और जान लो अलग किस किस को कर रही है। देखो ये है पनामा कैनाल, तो ये क्या है साथियों? ये अपना नॉर्थ अमेरिका है। ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका। और ये क्या है? साउथ अमेरिका। तो अलग तो कर रही है, ये जान लीजिए अलग। मैं लिख देता हूं बहुत साफ साफ, अलग किसको किससे कर रही है? पनामा कैनाल किसको किससे अलग कर रही है? नॉर्थ अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से। नॉर्थ अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है साउथ अमेरिका। ठीक है, और अगर मैं बात करूं साथियों किस किस के मध्य है, किस किस को ये जोड़ती है, तो ये देखिए इधर है पैसिफिक ओशन। साथियों मैं पेन ले लेता हूं थोड़ा सा दूसरा। इधर है पैसिफिक ओशन। ठीक है, और इधर कौन सा ओशन है? इधर अटलांटिक ओशन। ठीक है, इधर कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। ये कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशियन। तो अलग किसको कर रही है? किसको जोड़ रही है? प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को। ठीक है साथियों, प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को ये जोड़ रही है। ये और जान लो किसको जोड़ती है? ये भी जान लीजिए। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये आपको पता होना चाहिए, अटलांटिक महासागर। ठीक है साथियों, तो
अभी करंट के साथ साथ हम ज्योग्राफी भी कवर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि पनामा कैनाल के विषय में हमें पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल वेयर इज सिचुएटेड पनामा कैनाल, ठीक है, पनामा कैनाल कहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, पनामा। अच्छा, मैंने बताया था कि राजनयिकों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक MOU साइन किया है, किसने? इंडिया ने। तो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, वो है एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने यहाँ के राजनयिक यानी कि राजदूत, एक देश अपना देश मतलब दूसरे देश का कोई प्रतिनिधि यहाँ अपने देश में प्रतिनिधित्व करता है ना। बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, तो उनमें प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दूसरा देश अपने यहाँ एक राजनयिक को छोड़ता है, जो वो अपने देश का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, वो होते हैं राजनयिक, ठीक है। तो राजनयिकों का प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रशिक्षण में सुधार करने के लिए भारत ने पनामा से क्या साइन किया है? एक MOU साइन किया है। और अभी इनकी एक द्विपक्षीय बैठक हुई थी नागपुर में, साथियों नागपुर में, जहां पर स्वास्थ्य वित्तीय इन संबंधी मामलों पर, आर्थिक स्वास्थ्य वित्तीय संबंधी मामलों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चर्चा भी की थी। क्लियर हुआ? पनामा MOU साइन हुआ है, भारत ने साइन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय के तहत BIS, अब तो BIS पता होना चाहिए, व्हाट इज BIS, है ना। BIS ने टीबी सुरक्षा प्रणाली के तहत सभी प्रकार की डिवाइसेस के चार्जर किस टाइप के बनाने का निर्णय लिया है? आपका ऑप्शन ए है A टाइप, आपका ऑप्शन B है B टाइप, C ऑप्शन है आपका C टाइप और D ऑप्शन है आपका D टाइप। तो साथियों इसको जो सही आंसर है वो है C टाइप के चार्जर, C टाइप के चार्जर। अब जान लीजिए C टाइप के चार्जर, ठीक है। सॉरी, तो सबसे पहले तो जान लीजिए ये निर्णय किसने लिया है? तो साथियों ये निर्णय लिया है BIS ने। BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BEUREU, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक प्राधिकरण, स्टैंडर्ड, है ना, भारतीय मानक ब्यूरो, इसका हिंदी फॉर्म हो गया भारतीय मानक ब्यूरो। अर्थात भारतीय मानक ब्यूरो जितने भी मानक हैं उन पर निर्णय लेता है, मानकों को निर्धारित करता है। भारत में जितने भी मानक हैं उनको निर्धारित करता है। अब इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने क्या किया है? ई कचरे से बचने के लिए, चार्जिंग सुविधा को सरल बनाने के लिए क्या किया है? सभी डिवाइसेस के चार्जर सी टाइप करने का निर्णय लिया है। सभी डिवाइसेस के चार्जर सी टाइप के करने का निर्णय लिया है। अच्छा, सी टाइप है ना, क्यों निर्णय लिया गया है? सी टाइप चार्जर। तो सबसे पहले तो साथियों देखिए, अब तरह तरह के अगर चार्जर होंगे, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, तो ई कचरा बढ़ेगा। ई कचरा मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कचरा। तो उस कचरे से बचने के लिए पहला तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरे से बचने के लिए, ई कचरे की कमी होगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी साथियों? दूसरी चीज जो है वो सामान्य चार्जिंग की सुविधा बढ़ जाएगी। तो इस सामान्य चार्जिंग की सुविधा और ई कचरे से बचने के लिए सामान्य चार्जिंग सुविधा हेतु क्या किया गया है? BIS द्वारा एक निर्णय लिया गया है। उसने बोला है कि सभी जो चार्जर हैं वो सी टाइप के होंगे। सभी चार्जर सी टाइप के होंगे। सभी चार्जर कैसे होंगे? सभी चार्जर सी टाइप के अब होंगे। क्लियर हुआ? ये रहा आपका सी टाइप, चलिए साथी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में किलायू वोल्केनो में विस्फोट देखने को मिला, यह किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन ए है USA, बी ऑप्शन इटली, सी ऑप्शन जापान एंड द डी ऑप्शन इज इंडोनेशिया। तो साथियों किलायू वोल्केनो इज सिचुएटेड इन हवाई कहां पर है? USA में है।
तो इसका सही आंसर हो गया यूएसए। ठीक है, बात करेंगे हम किलायू वल्केनो की। किसकी बात करेंगे हम? किलायू वल्केनो की बात करेंगे। क्या है किलायू वल्केनो? ठीक है साथियों, तो किलायू वल्केनो है कहां पर? हवाई द्वीप में। किलायू वल्केनो है कहां पर? हवाई द्वीप में। किलायू वल्केनो मतलब किलायू ज्वालामुखी, किलायू ज्वालामुखी, किलायू ज्वालामुखी। ठीक है, तो यहां पर विस्फोट देखने को मिला है। अब विस्फोट देखने को मिला है तो यानी कि ये सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। ये किलायू ज्वालामुखी कहां पर है? हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप में। और हवाई द्वीप कहां पर है साथियों? हवाई द्वीप है यूएसए में। हवाई द्वीप कहां पर है? यूएसए में है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि रिसेंटली हाल ही में किलायू वल्केनो में, किलायू ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह किस देश में स्थित है? तो साथियों यह स्थित है यूएसए में। अब मैं बात करूंगा वल्केनो की। व्हाट इज द टाइप ऑफ वल्केनो, यानी कि वल्केनो के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी, तो सबसे पहले तो जान लीजिए ज्वालामुखी होता क्या है। सबसे पहले तो जान लीजिए ज्वालामुखी होता क्या है। ठीक है, तो ज्वालामुखी होता है पृथ्वी के मुख पर एक ऐसी दरार, पृथ्वी के मुख पर एक ऐसी दरार जिससे गर्म लावा बाहर आता रहता है। तो वह दरार, वह उदोन्मुख क्या कहलाता है? क्या कहलाता है साथियों? वो कहलाता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या होता है? पृथ्वी के मुख पर एक ऐसी दरार, पृथ्वी के मुख पर ऐसी दरार जिससे गर्म लावा बाहर आता रहता है। ऐसी दरार जिससे गर्म लावा बाहर आता रहता है, जिससे गर्म लावा बाहर आता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी बोलते हैं। बाहर आता रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं साथियों? ज्वालामुखी बोलते हैं। अच्छा, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है साथियों एक्टिव वोल्केनो। कौन सा? एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जिसको बोलते हैं हम सक्रिय ज्वालामुखी। जिसको क्या बोलते हैं हम साथियों? सक्रिय ज्वालामुखी इसको हम बोलते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब ये है कि इसमें वर्ष में एक ना एक बार विस्फोट होता रहता है। दूसरा होता है साथियों हमारा सुसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट ज्वालामुखी। डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट ज्वालामुखी। ये एक्टिव को बोलते हैं सक्रिय या जागृत, मतलब जागे हुए हैं, वर्ष में एक न एक बार ही विस्फोट कर सकता है। और दूसरा होता है डोरमेंट, ठीक है, तो डोरमेंट को क्या बोलते हैं हम? सुसुप्त ज्वालामुखी। डोरमेंट को क्या बोलते हैं हम साथियों? सुसुप्त ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है? काफी लंबे समय से इसमें विस्फोट नहीं हुआ होता है, ठीक है, यानी कि लंबे समय से इसमें विस्फोट नहीं हुआ होता है। और तीसरा होता है साथियों एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट यानी कि मृत ज्वालामुखी। तो इसमें तो विस्फोट होता ही नहीं है, इसमें तो विस्फोट होता ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कुछ एक्टिव वल्केनो की, अगर मैं बात करूं साथियों, बात करूं कुछ एक्टिव वल्केनो की, एक्टिव वल्केनो यानी कि कुछ कितने एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूं मैं, तो पहले नंबर पर आएगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली कहाँ है? यूरोप में। स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली ये कहाँ का है साथियों? यूरोप का है। ये कहाँ का है साथियों? ये यूरोप का है। दूसरे नंबर पर बात करूं एटना, मैं कलर ले लेता हूं व्हाइट जिससे कि आपको दिख जाए साथियों, है ना। दूसरे नंबर पर है कौन सा? माउंट एटना। तो माउंट एटना कहाँ का है? सिसिली, इटली का है माउंट एटना। माउंट एटना, तो ये कहाँ का है? ये सिसिली का है। और सिसिली कहाँ है साथियों? सिसिली, सिसिली कहाँ पर है? इटली में। सिसिली कहाँ है? इटली में है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्राम्बोली, माउंट एटना, सिसिली। अगर मैं और बात करूं तो सिनामुंग समेरू। सिनामुंग समेरू मैं लिखूं कहाँ को? मैं इधर लिख देता हूं साथियों, है ना। एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, जहां जगह मिल रही है मैं वही लिख देता हूं, एक्टिव वोल्केनो, तो लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा है कौन सा? तीसरा है कौन सा? सिमेरू, सिमेरू, तो ये भी। और चौथा है, ये सिमेरू कहाँ का है? सिमेरू है साथियों इंडोनेशिया का। सिमेरू कहाँ का है? इंडोनेशिया का। चौथा है मेरापी। चौथा कौन सा है? मेरापी। तो ये दोनों कहाँ के हैं साथियों? ये हैं इंडोनेशिया के, ये हैं
इंडोनेशिया के। अब देखिए पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ज्वालामुखी के विषय में आपको विस्तार से बता दिया। अच्छा, जो मेरी क्लास ले रहे हैं ना साथियों, तो थोड़ा सा लगन से लीजिए, क्योंकि आपको इसमें करंट अफेयर के साथ साथ पूरा ज्योग्राफी, पूरा हिस्ट्री, पूरा पॉलिटी मिल रहा है। ठीक है, ये स्टैटिक जीके ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने पूरा वोल्केनो के विषय में विस्तार से आपको समझा दिया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मनाए गए 17वें भारतीय प्रवासी दिवस पर मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति रहे? आपका ऑप्शन ए है इंडोनेशिया राष्ट्रपति, बी ऑप्शन बेल्जियम राष्ट्रपति, सी ऑप्शन इराक राष्ट्रपति या डी ऑप्शन गुआना राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है गुआना के राष्ट्रपति रहे हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कौन सा साथियों? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये लिखा है प्रवासी भारतीय, और मैंने इसके ऊपर लिख दिया 17वां। तो एक तो क्रम आपको याद रखना है, एक तो क्रम आपको याद रखना है कि कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस अभी मनाया गया है। ठीक है, तो कौन सा मनाया गया साथियों? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। इरफान अली कौन है? ये राष्ट्रपति हैं। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं साथियों? ये हैं गुआना के। ये हैं राष्ट्रपति। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं साथियों गुआना के। ठीक है, चलिए गुआना के विषय में अब हम बात कर लेंगे, क्योंकि जब भी मैं अगर आपको कंट्री लिखाता हूं, कोई देश लिखाता हूं, तो उसकी क्या कैपिटल और करेंसी में अवश्य आपको लिखाता हूं। मैं बात कर रहा हूं गुआना की। गुआना की, तो गुआना की कैपिटल क्या है? गुआना की कैपिटल है साथियों जॉर्ज टाउन। गुआना की कैपिटल क्या है? GEORE, एक मिनट, GEORGETOWN। तो साथियों ये क्या हो गई? ये तो हो गई कैपिटल। ये क्या हो गई साथियों? ये हो गई कैपिटल। अगर मैं बात करूं करेंसी की, तो करेंसी है गुआनियन डॉलर। इसको लिखने की आवश्यकता आपको है नहीं, गुआनियन डॉलर। ठीक है, ये क्या हो गई साथियों? ये हो गई गुआना की कैपिटल। तो गुआना के राष्ट्रपति 17वें भारतीय प्रवासी दिवस पर रहे हैं। यहाँ के भारत में प्रमुख अतिथि, भारत में क्या रहे हैं? प्रमुख अतिथि रहे हैं। क्लियर हुआ? 17वां भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं हम? बताइए क्यों मनाते हैं? जब महात्मा गांधी 1893 में कहाँ गए? 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए बताइए? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। गुजराती व्यापारी था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी कहाँ गए थे साथियों? दक्षिणी अफ्रीका गए थे, दक्षिणी अफ्रीका। और लौटे कब थे बताइए? गए कब थे? 1893 में, और लौटे कब? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नहीं लौटे थे साथी। 22 वर्ष जोड़ दीजिए 1893 में। अगर हम 22 वर्ष जोड़ेंगे, देखिए मैं 22 वर्ष आपको जुड़वा रहा हूं, जिससे कि आपको याद रहे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष बिताए। बताइए कितने वर्ष बिताए? 1893 में। आइए 22 जोड़ते हैं। 3 2 5, 9 2 11, 1 हासिल लगा 1, 8 1 9। ठीक है, और ये 1915 आ गया। ठीक है साथियों, ये 1 जनवरी 1915 को, कब? 1 जनवरी 1915 को कहाँ आए? भारत आए। और ये जब भारत आए वापस, तो ये प्रवासी भारतीय के रूप में भारत आए। ये प्रवासी भारतीय के रूप में भारत आए। तो उसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। उसी दिन से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाने लगा। 1 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी के कहाँ लौटने पर? वापस लौटने पर, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर लौटे। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। इसकी पीपीटी PDF मिल जाएगी आपको, बेफिक्र रहिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, मैंने गुआना समझाया, तो मैंने गुआना तो आपको बता ही दिया है। ठीक है, गुआना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, GEORG, जॉर्ज टाउन। ठीक है, और जॉर्जियन डॉलर यहाँ की क्या हो गई? करेंसी। जॉर्जियन डॉलर क्या हो गई साथियों? करेंसी। ये क्या हो गई? कैपिटल। ये क्या हो गई? करेंसी। ये कैपिटल और ये करेंसी। ये क्या हो गई साथियों? करेंसी। ठीक है, ये है गुआना। ये है दक्षिण अमेरिका। ये क्या है साथियों? ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी एक देश है। कौन सा? गुआना।
एक देश है, कौन सा? गुआना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य को जगह मिशन के तहत वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया? आपका ऑप्शन ए हरियाणा, बी ऑप्शन चंडीगढ़, सी ऑप्शन उड़ीसा या डी ऑप्शन केरल। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो है उड़ीसा। ठीक है, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड झोपड़ झुग्गी के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है? ये दिया गया साथियों उड़ीसा को। ये दिया गया है साथियों किसको? उड़ीसा को। उड़ीसा के विषय में जान लेते हैं। कैपिटल भुवनेश्वर और इसके सीएम नवीन पटनायक जी। कैपिटल भुवनेश्वर और सीएम कौन है साथियों? नवीन पटनायक जी। ठीक है, नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। और कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ये तो मैं लिखवाता ही हूं आपको हमेशा। ठीक है, कैपिटल और सीएम, कैपिटल और सीएम तो मैं आपको लिखवाता हूं। ये क्या है? ये तो हो गए सीएम, ये तो हो गए साथियों सीएम, और ये हो गई कैपिटल, ये हो गई कैपिटल। मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड, यूएन ने दिया है इसको, संयुक्त राष्ट्र ने दिया है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड। ये क्यों दिया है? झोपड़ झुग्गी के विषय में। झोपड़ झुग्गी को एक इन्होंने एक मतलब क्या बोले, मैं बता क्लियर कर देता हूं आपको। झोपड़ झुग्गी में रहने वाले दलित वर्गों को, झोपड़ झुग्गी में रहने वाले यानी कि मलिन बस्तियों वाले लोगों को क्या दिया है? एक भूमि का स्वामित्व दिया है। क्या दिया है साथियों? भूमि का स्वामित्व दिया है, भूमि का स्वामित्व दिया है। और भूमि का स्वामित्व जो दिया है वो किसके रूप में दिया है साथियों? वो पट्टे के रूप में दिया है। भूमि का स्वामित्व किसके रूप में दिया है? पट्टे के रूप में दिया है, पट्टे के रूप में दिया है। तो झोपड़ झुग्गी में रहने वाले लोगों को, उनके जीवन को सशक्त बनाना, इनके जीवन को सशक्त बनाना, झोपड़ झुग्गी में रहने वाले लोगों के जीवन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, इनके जीवन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से, सशक्त बनाने के उद्देश्य से, सशक्त बनाने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने एक पहल चलाई थी। तो जिस पहल के तहत वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया। ठीक है, तो भूमि पट्टा सुरक्षा, भूमि पट्टे के रूप में या सुरक्षा प्रदान करी, भूमि पट्टे के रूप में सुरक्षा प्रदान करी गई। किस सरकार द्वारा? उड़ीसा सरकार द्वारा। तो इसी चीज को देखते हुए झोपड़ झुग्गी, भूमि का स्वामित्व, झोपड़ झुग्गी में रहने वाले लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उड़ीसा सरकार ने पहल चलाई थी, जिसके तहत यूएन द्वारा, किसके द्वारा? यूएन द्वारा क्या दिया गया है साथियों? ये वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 दिया गया है। किसको? उड़ीसा राज्य को। किसको दिया गया साथियों? उड़ीसा राज्य को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पतंगराव कदम पुरस्कार दिया गया है? आपका ऑप्शन है प्रभुचंद मित्तल मिश्रा, बी ऑप्शन है आपका प्रोफेसर सरलीन अरोड़ा ओझा, सी ऑप्शन श्रीओम तिवारी या डी ऑप्शन अदर पूनावाला। इसका सही आंसर है अदर पूनावाला। काहे सही आंसर है? कृपा काहे रुकी थी अदर पूनावाला जी पर? जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड 2019, कोविड महामारी 2019 के तहत इन महाशय ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस रूप में दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज अ सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट। कहां का है? हैदराबाद का। तो सीरम इंस्टीट्यूट किस लिए फेमस है? जिसने कोविड वैक्सीन बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट किस लिए फेमस है? जिसने वैक्सीन बनाई थी, कोविड वैक्सीन बनाई थी। तो ये है अदर पूनावाला जी। कौन है साथियों? अदर पूनावाला, अदर पूनावाला, अदर पूनावाला। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे हम सीईओ, सीईओ। किसके सीईओ है? ये है सीरम इंस्टीट्यूट के, ये है सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ। क्या है सीरम इंस्टीट्यूट? जिसने कोविड वैक्सीन बनाई थी, जिसने कोविड वैक्सीन बनाई थी। सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर है? ये सीरम इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में, बंगलुरु हैदराबाद में, हैदराबाद में है ये
सीरम इंस्टीट्यूट, सॉरी बंगलुरु में, ये है कहाँ पर साथियों, बंगलुरु में है सीरम इंस्टीट्यूट बंगलुरु। ठीक है, कोविड वैक्सीन किसने बनाई थी, कोविड वैक्सीन किसने बनाई थी, कोविड वैक्सीन बनाई किसने, सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई। तो कोविड वैक्सीन यानी कि कोविड के क्षेत्र में योगदान इन्होंने दिया, कोविड के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कोविड क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए, योगदान देने के लिए महाराष्ट्र, कौन सी सरकार ने, शायद महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 100% महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने दिया है। ठीक है, अदर पूनावाला को कौन सा अवार्ड दिया है, इनको दिया है साथियों पतंगराव कदम अवार्ड, पतंगराव कदम अवार्ड, कौन सा अवार्ड दिया गया है इनको, पतंगराव कदम अवार्ड, पतंगराव कदम अवार्ड, पतंगराव कदम अवार्ड, कदम अवार्ड किसको दिया गया है, अदर पूनावाला जी को दिया गया है, बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार, बाई महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, पतंगराव अवार्ड। ठीक, किसको मिला है, अदर पूनावाला को। ठीक है, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। क्लियर हुआ, भर गया बोर्ड कलरफुल से, सही, अच्छी बात है भैया, भरते रहो। हाल ही में कौन सा राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य बन गया है, आपके ऑप्शन कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, बिहार। सही ऑप्शन है आपका बिहार, बिहार राज्य जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य बन गया है। थोड़ी सी बात कर लेंगे जाति आधारित जनगणना की। तो जाति आधारित जनगणना, तो सबसे पहले जो जाति आधारित जनगणना हुई थी तो वो कब हुई थी साथियों, 1881 में हुई थी, और सामान्य जनगणना 1771 में हुई थी। सामान्य जनगणना कब हुई थी, 1771 में हुई थी। तो जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, जाति आधारित जनगणना, इसको कौन ला रहा है साथियों, इसको ला रहा है बिहार राज्य। इसको कौन ला रहा है साथियों, इसको ला रहा है बिहार राज्य। ठीक है, इसको कौन ला रहा है साथियों, बिहार राज्य इसको ला रहा है। मैं बता दूं बिहार के जो सीएम है, बिहार के सीएम कौन है, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी, बिहार के सीएम है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार कौन है, ये है बिहार के सीएम। ये कौन है, बिहार के सीएम। लगभग के 5 लाख कर्मचारी लगाएगा। ठीक है, 5 लाख कर्मचारी कार्यरत होंगे, कर्मचारी कार्य करेंगे, 5 लाख कर्मचारी कार्य करेंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो जनगणना हुई थी वो पहली बार जाति के आधारित जनगणना कब हुई थी साथी, 1881 में हुई थी, है ना। पहली बार कब हुई थी, 1881 में हुई थी। पहली बार कब हुई थी, 1881 में हुई थी। 1881 में किसके शासनकाल में हुई थी, 1880 से 84 तक कौन रहे, लॉर्ड रिपन रहे। लॉर्ड रिपन के काल में, क्योंकि लॉर्ड रिपन कब रहे, 1880 से 1884 तक इनका कार्यकाल रहा। किसका, लॉर्ड रिपन का। किसका साथियों, लॉर्ड रिपन का। और आखिरी बार कब हुई, 1931 में हुई। आखिरी बार कब हुई साथियों, आखिरी बार हुई 1931 में। आखिरी बार कब हुई, 1931 में ये हुई। ठीक है, यहाँ लिख भी रहा है 140 साल पहले, 140 साल पहले यानी 2022 में से 140 निकालेंगे 1881 आएगा। ठीक है, तो 1881 से 1931 तक की जनगणना में जातियों की जनगणना हुई। ठीक है, इस जनगणना में क्या खास है, तो ये 2 चरणों में पूरा होगी ये प्रक्रिया। 500 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है और 5 महीने बाद इसकी आ सकती है रिपोर्ट। लगभग के मई तक समाप्त करने का टारगेट है,
मई में समाप्त करने का टारगेट है, समाप्त करने का टारगेट है। ठीक है, क्लियर हुआ साथियों। जाति आधारित जनगणना को मई 2023 में समाप्त करने का टारगेट है बिहार सरकार का। हाल ही में भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया? सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया? फोन पे, गूगल पे, कैश ऐप, पेरूप। तो साथियों इसका सही आंसर है पेरूप। जिस तरह की ये है पेरूप, ये कौन सी है साथियों? ऐप पेरूप। जिस तरह की फोन पे, गूगल पे भुगतान ऐप होती हैं जिनके माध्यम से हम डिजिटली भुगतान करते हैं, तो ये सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप बन गया है। सबसे तेज भुगतान, सबसे तेज भुगतान। क्लियर हुआ साथियों? क्लियर हुआ? सबसे तेज भुगतान ऐप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए निम्न में से किस फिल्म को चुना गया? पहली है डोंट लुक यूपी, तीसरी राम सेतु, चौथी मेजर, पांचवी द कश्मीर फाइल्स। इसका सही आंसर है साथियों द कश्मीर फाइल्स। कश्मीरी पंडितों पर आधारित मूवी है द कश्मीर फाइल्स। तो इसी तरह की साथियों बहुत सारी मूवी चुनी गई हैं द कश्मीर फाइल्स। इसी तरह की बहुत सारी मूवी चुनी गई हैं। यह है कंतारा। ये कौन सी मूवी है साथियों? यह है कंतारा, जो नामित हुई है ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है। यह है गंगूबाई काठियावाड़ी। ये कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। ये भी नामित हुई है, गंगूबाई काठियावाड़ी, ये भी नामित हुई है साथियों। ठीक है, और बहुत सारी मूवियां हैं। ये है मी बसंत राव। ये कौन सी है साथियों? मी बसंत राव। ये मूवी नामित हुई हैं किसके लिए? ऑस्कर 2023 के लिए। केवल नामित हुई हैं, अभी इनको मिला नहीं है। क्या? ऑस्कर नहीं मिला है। तो जो द कश्मीर फाइल्स है उसकी डायरेक्टिंग की है विवेक अग्निहोत्री ने। किसने साथियों? विवेक अग्निहोत्री ने। और एक है ट्रिपल आर। ठीक है, कौन सी? ट्रिपल आर। इसमें मैंने नहीं डाली है, तो वो भी नामित हुई है। एक नामित हुई है ट्रिपल आर। ठीक है, ये भी किसकी है? राजमौली साहब की मूवी है। राजमौली ये डायरेक्टर है। कभी कभी इन मूवी के डायरेक्टर पूछ लेता है ना। और कश्मीर फाइल के डायरेक्टर कौन है साथियों? कश्मीर फाइल्स। कश्मीर तू कश्मीर, मैं कन्याकुमारी। कश्मीर फाइल्स, इसके डायरेक्टर है विवेक अग्निहोत्री। कौन है साथियों? विवेक अग्निहोत्री। विवेक अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री, ये है साथियों डायरेक्टर। ये कौन है? डायरेक्टर। ये कौन है साथियों? डायरेक्टर। और ये कौन है? फिल्म। ये क्या है साथियों? फिल्म। ठीक है, कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री, ट्रिपल आर के हैं राजमौली। अगला प्रश्न, भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन चुने गए हैं? ए ऑप्शन आपका है अर्जुन कल्याण, बी ऑप्शन है राजा ऋत्विक आर, सी ऑप्शन है रोस्ताव चटर्जी, या डी ऑप्शन है प्रणेश एम। तो साथियों इसका जो सही आंसर है वो है प्रणेश एम। क्या आंसर है इसका सही? प्रणेश एम। प्रणेश एम को चुना गया है क्या? 69वें ग्रैंड मास्टर। ये कौन है साथियों? प्रणेश एम। प्रणेश एम। क्लियर हुआ? ये चुने गए हैं। कहां से हैं ये? तमिलनाडु से बिलोंग्स करते हैं। कहां के हैं? तमिलनाडु के हैं। ठीक है साथियों, क्या चुने गए हैं? 69वें ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर क्या होता है? शतरंज से संबंधित है। किससे साथियों? शतरंज से ये संबंधित है। किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। 16 वर्षीय है मात्र। ठीक, मात्र 16 वर्षीय, मात्र 16 वर्षीय। एम, प्रणेश एम। कौन? प्रणेश एम। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ए ऑप्शन 8 जनवरी, बी ऑप्शन 9 जनवरी, सी ऑप्शन 10 जनवरी, या डी ऑप्शन 11 जनवरी। इसका सही आंसर है 11 जनवरी। कृपा कहाँ रुकी थी? ऑप्शन डी पर कृपा रुकी थी। ऑप्शन डी पर कृपा रुकी थी। किसकी बात करो? ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, मानव तस्करी जागरूकता दिवस, मानव
तस्करी जागरूकता दिवस, मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ठीक है साथियों, ये कब मनाया हमने? ये मनाया है साथियों 11 जनवरी को। ये कब मनाया है साथियों हमने? 11 जनवरी को। ठीक है, अगर मैं बात करूं संविधान की, तो अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहते हैं? अब ऐसे मत बोल जाना कि अभी हिस्ट्री पढ़ाई, ज्योग्राफी पढ़ाई, पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। आर्टिकल 23 बिलोंग्स टू किसके? मानव के दुर्व्यापार बालाश्रम के लिए, मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम। अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों किस चीज की स्वतंत्रता का आधार अधिकार देते हैं हमें? तो साथियों ये अधिकार देते हैं शोषण के खिलाफ, ये अधिकार देते हैं शोषण के खिलाफ। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, शोषण के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, अनुच्छेद 23 है मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, यानी कि मानव का कोई दुर्व्यापार नहीं करेगा, ट्रैफिकिंग नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, खरीदेगा नहीं, और बालाश्रम यानी कि उससे काम नहीं कराएगा अगर 6 वर्ष से कम उम्र का है। और इसमें जो अनुच्छेद 24 में है वो 14 वर्ष के बालक किसी खतरनाक कार्य नहीं करेंगे, है ना, किसी कारखाने में कोई खतरनाक काम नहीं करेंगे, जैसे माइंस का होता है, कोयला खदान होता है, इन काम को नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 23(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 23(1), तो साथियों अनुच्छेद 23(1) कहता है मानव तस्करी से संबंधित है, मानव तस्करी से संबंधित है। अनुच्छेद 23(1) किससे संबंधित है? मानव तस्करी पर क्या लगाएगा? ये प्रतिषेध लगाएगा, मानव तस्करी पर प्रतिषेध लगाएगा। अनुच्छेद 23(1) इसी से रिलेटेड है मानव तस्करी जागरूकता दिवस। हाल ही में केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए साहित्यकार, बी गीतकार, सी राजनेता या डी नाट्य कलाकार। इसका सही आंसर है साथियों राजनेता। इसका सही आंसर क्या है? राजनेता। केसरीनाथ त्रिपाठी किससे संबंधित है? एक राजनेता थे। ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, ये क्या रहे हैं? पूर्व राज्यपाल, एक्स राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के। पूर्व राज्यपाल कहाँ के साथियों? पश्चिम बंगाल के। अगर मैं इनकी बात करूं तो साथियों ये अपनी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, है ना, पूर्व उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं साथियों इनकी, किनकी? केसरीनाथ त्रिपाठी की, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी से जुड़े रहे हैं। अगर मैं बात करूं केसरीनाथ त्रिपाठी की, तो 1991 में इन्होंने 1990 में इन्होंने राम जन्मभूमि जो आंदोलन हुआ था, राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जन्मभूमि आंदोलन में ये पकड़े गए थे और इनको कहाँ डाला गया? नैनी झील में इनको डाला गया। राम जन्मभूमि आंदोलन में क्या किया? शामिल रहे, एक्टिव रहे। क्या रहे? एक्टिव रहे, और इनको पकड़कर नैनी जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? तो साथियों भारत किसको पीछे छोड़कर? जापान को पीछे छोड़कर। किसको पीछे छोड़कर? जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इसको तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है कौन, किसने बताया है? ठीक है साथियों, एक मैगजीन है जापान की, निक्की एशिया, निक्की एशिया मैगजीन है, कहाँ की? जापान की मैगजीन है, कहाँ की? जापान की। मैगजीन्स कहाँ की साथियों? जापान की। कौन सी है? निक्की एशिया, NIKKI, निक्किया, वो है निक्की, निक्की एशिया, निक्की एशिया। तो ये इंडेक्स जारी करती, इसने एक इंडेक्स जारी करा है। इसने क्या जारी करा है? इंडेक्स जारी करा है, जिसमें इसने क्या बताया है कि भारत ने जो 2022 में कार सेलिंग की वो जापान के मुकाबले कहीं अधिक रही। कार सेलिंग किसके मामले में साथियों? कार सेलिंग के मामले में, कार बेचने के मामले में। ठीक है,
तो पहले नंबर पर कौन रहा है? पहले नंबर पर रहा है चीन। पहले नंबर पर कौन रहा है? चीन। दूसरे नंबर पर कौन रहा है? यूएसए। तीसरे नंबर पर कौन रहा है? भारत। किसके मामले में? कार सेलिंग के मामले में। और चौथे नंबर पर रहा है जापान। तो भारत 2022 में विश्व का सबसे बड़ा तीसरा ऑटो बाजार उत्पादक बन गया है। किसके अकॉर्डिंग? मैगजीन है जापान की निक्की एशिया, वो उसने एक इंडेक्स जारी करा है। ठीक है, तो कार बेचने के मामले में भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आ गया है, जापान को पछाड़ते हुए। इसी के साथ आज की प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। प्रश्नों की गंभीरता को समझिए। चुन चुन के प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपकी आने वाली एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होने जा रहे हैं, जैसा कि मैं आशा करता हूं। इसी के साथ वीडियो सेशन यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं मिले तो टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए और हमें इसकी पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ उसकी मांग सकते हैं। इसके साथ वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।